हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाथरस केस के बारे में। हाथरस केस में सीबीआई का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सीबीआई किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है, सीबीआई के पास कौन कौन से पावर हैं, सीबीआई की जो फेयरनेस है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के साथ सीबीआई मिलकर कैसे काम करती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट लॉट ऑफ एरियाज। बीते कुछ दिनों में हाथरस केस में काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ। इसके चलते वहाँ पर भीम आर्मी चीफ जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, इन्होंने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किए और योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में है। तो आइए बात करते हैं इन सभी पहलुओं के बारे में। सीबीआई ने फिलहाल देखा जाए तो गैंग रेप, मर्डर एफआईआर ऐसे केसेस जो हैं फाइल कर दिए हैं और वो हाथरस पहुंची है केस की फाइल लेने के लिए। सेंट्रल एजेंसी की बात करें तो इन्होंने जो केसेस फाइल किए हैं एफआईआर के थ्रू, सेक्शन 376D जिसे बोलते हैं गैंग रेप, दूसरा है 307 ये है अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 मतलब मर्डर। ये सभी धाराएं इंडियन पिनल कोड के तहत लगाई गई हैं। सेक्शन 3 ऑफ SC/ST एक्ट भी लगाया गया है एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत। ये भी एक एक्ट यहां पर अप्लाई किया गया है। असल में देखा जाए तो सीबीआई देखा जाए तो इस में क्या क्या इंक्वायर करेगी। यहां पर फोर्सफुल क्रीमेशन, आपको पता होना चाहिए कि जो दाह संस्कार है वो रात को 2 बजे कर दिया गया था, तो फोर्सफुली क्यों किया गया इसकी भी इंक्वायर करेगी। आखिर लोकल पुलिस क्यों इतना इंटरफेयर कर रही थी, रात को दाह संस्कार करने का रीजन क्या है। यूजुअली दाह संस्कार हमारे जो हिंदू सिस्टम है वहां पर, हिंदू रिलीजन है वहां पर दाह संस्कार यूजुअली दिन में किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिगेशंस है और देखते हैं इसमें क्या क्या मामले आते हैं। लेकिन सितंबर 14 का ये इवेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। देखा जाए तो यहां पर जो पहली बात यह है कि एजेंसी ने केस रजिस्टर किया। बेसिस क्या था, जो चंदपा पुलिस स्टेशन है हाथरस में, वहां पर केस जो रजिस्टर किया गया था सितंबर 14 को। उस इंसिडेंट के बाद में उसी केस पर ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहां पर मेन एक्यूज संदीप हैं, इनको आप याद रखें। देखिए यहां पॉइंट ये है कि ये केस में सबसे दर्दनाक ये हुआ कि 19 ईयर ओल्ड गर्ल डाइड एट दिल्ली सफदरजंग हॉस्टल ऑन सितंबर 29। इवेंट सितंबर 14 का और सितंबर 29 का। तो यहां पर पुलिस का जो बिहेवियर है लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश में, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। नो डाउट हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो आपने सुने होंगे जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जिस तरह से हैंडलिंग बाय पुलिस है ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। और कमाल की बात यह है कि यहां पर एक काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सा क्रिएट हो चुका है। नाउ यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये केसेस कैस राज्यों में ज़्यादा हैं, क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में जो केसेस हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखा है 2003 में जो जस्टिस मलिमत कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली और बोला कि एफआईआर शुड बी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। मतलब ये आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। यदि आप इसको नहीं रजिस्टर करते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, कि आपने अपने पावर का मिसयूज किया है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक और आया, उसमें बोला गया कि यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो यहां पे आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही होगा। और कमाल की बात है प्रेजेंट टाइम में भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने में लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। देखिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर ये बात सही है, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर ऐसे प्रेशर होते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को वॉलेट चोरी हो गया, वॉलेट चोरी हो गया में होने में वॉलेट जो है वापस से मिलेगा इस क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो वहां पर पुलिस जो है टाल मटोल करती है। लेकिन जो ऐसे केसेस हैं जो बहुत ही हीनियस क्राइम में आते हैं, रेप केसेस हैं, वहां पर पुलिस को अपना जो एक्टिविटी है वो जरूर दिखाना चाहिए, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर हैंड। आपको ऑलमोस्ट पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर होती है, तो एटलीस्ट एफआईआर तो आपको फाइल करना ही चाहिए और इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए। यहां पे देखा गया कि 2019 में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जिसे बोलते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट, इसके हिसाब से देखा है तो इंडिया में 88 रेप केस हर एक दिन होते हैं 2019 में, यदि प्रेजेंट डेटा की बात करें। और इसमें देखा जाए तो एटलीस्ट 11% ऑफ रिपोर्टेड रेप्स इन 2019 वेयर फ्रॉम ए दलित कम्युनिटी। 11% केसेस जो है उसमें से दलित कम्युनिटी में होते हैं, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है।
एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट हैव इंक्रीज बाय ओवर 7%, और क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो ये 26% रेज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक पहलू है, और यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की एक बहुत ही बड़ी कमी देखी जा सकती है, जिसको काफ़ी ज़्यादा रिनोवेट करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स मिले शेड्यूल कास्ट के केस में 2019 में, और इसके बाद सेकेंड नंबर पे है राजस्थान और बिहार। तो राजस्थान और बिहार की हालत भी कोई खास नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब के केस में सबसे ज्यादा क्राइम देखे गए हैं, फॉलोड बाई राजस्थान एंड उड़ीसा। वेल, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के हिसाब से 2017 की जो रिपोर्ट है, थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है, इसके अनुसार देखा जाए तो 4669 केसेस ऑफ रेप इन उत्तर प्रदेश, ये अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ। तो उत्तर प्रदेश देश के मैं नहीं कह रहा हूं टॉप में है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट में है, क्योंकि मध्य प्रदेश यहां पर टॉप में है। तो यहां पर मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रेप केसेस पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस लेवल पे हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इवनली उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो भी काफी नाजुक है, दे आर इन द सेकेंड लेवल, ये भी काफी सरप्राइजिंग है। और कमाल की बात है 676 केस ऐसे रहे हैं जहां पर गैंग रेप केस रहे हैं, जो कि सबसे दर्दनाक होता है। ये हमारे देश की रियल कंडीशन। अब क्वेश्चन बनता है कि ये केस सीबीआई को दे दिया गया, तो सीबीआई कितना फेयर है, इसके बारे में बात करेंगे। वेल, सीबीआई की फेयरनेस की बात करें तो सीबीआई, पहली बात तो यह है कि सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत काम करती है, और ये किसके सुपरिटेंडेंस में काम करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन, पब्लिक ग्रीवांस, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, जिसके अंडर में सीबीआई काम करती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंप्लीट फुल इंटरफेरेंस चलता है। तो ऐसी कंडीशन पे कुछ एनालिस्ट ऐसे ही बोलते हैं कि यदि सेंट्रल में गवर्नमेंट उसी पार्टी की है जिस पार्टी गवर्नमेंट स्टेट में है, तो सीबीआई की जो इंटीग्रिटी है वहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है। दिस इज ऑटोमेटिक कॉमन सेंस थिंग। हाउएवर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जब करप्शन एक्ट के अंतर्गत आएगा तो यहां पे सुपरिटेंडेंस किसके ऊपर आएगा, यह आएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके अंतर्गत उसके अंडर में काम करेगी जब मामला करप्शन का होगा। ठीक है, आगे बात देखा जाए तो सीबीआई अपना पावर कहां से डिराइव करती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत ये अपना पावर डिराइव करते हैं। 1963 में हमने सीबीआई को फॉर्म किया, एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सीबीआई का जो पहले अपॉइंटमेंट होता था दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत होता था, लेकिन 2014 में सीबीआई को हमने थोड़ी फेयर बॉडी बनाई, लोकपाल एक्ट के अंतर्गत हमने कुछ नए प्रोविजन सीबीआई के अपॉइंटमेंट में डाले, सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, कि सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एक कमेटी करेगी, जिस कमेटी के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, और यहां पे जो अदर मेंबर होंगे वो लीडर अपोजिशन होंगे या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये होंगे लोकसभा के। ठीक है, इसके अलावा एक मेंबर और होंगे, और वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या वो किसी को नॉमिनेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज को। तो एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, और एक मेंबर ये है। तो देखा जाए सीबीआई का अपॉइंटमेंट काफी फेयर होता है, क्योंकि सीबीआई का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कुल मिलाकर 3 डिफरेंट बॉडीज की रिकमेंडेशन के द्वारा सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन क्वेश्चन ये इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई डायरेक्टर कोई बने, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही उन्हें काम करना पड़ेगा, दे हैव टू वर्क अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो ये क्वेश्चन मार्क फिर क्रिएट हो जाता है, यदि वो उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से अलग कर दिया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि सीबीआई कैन एक्ट फेयरली। अब देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री सेंड्स ए लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू डीओपीटी को जो लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स है वो होम मिनिस्ट्री भेजती है। तो यहां पे भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को भेजना चाहिए, लेकिन होम मिनिस्ट्री यहां भेजती है। फिर डीओपीटी जो है फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करती है बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, और उसके अंतर्गत इनको रिकमेंडेशन देती है, और रिकमेंडेशन के बाद फाइनल जो लिस्ट है ये इनको दी जाती है, जो कमेटी है, और एक कमेटी फाइनली डिसाइड करती है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को सिक्योरिटी ऑफ टेंडर दिया गया है 2 साल का। बीते कुछ साल पहले आपको पता होना चाहिए मिस्टर आलोक वर्मा, जो कि सीबीआई डायरेक्टर थे, इनका मामला काफी कंट्रोवर्शियल हुआ जब इन्होंने एक केस की इन्वेस्टिगेशन की जो राफेल पे लेके था,
लेकिन इनको बड़े अजीबोगरीब तरीके से हटाने की प्रोसेस की गई। और उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर को हटाने का प्रोसेस क्या है ये कोई क्लियर नहीं था, क्योंकि दिल्ली पुलिस डेवलपमेंट एक्ट में ऐसे लिखा नहीं है, लोकपाल एक्ट में भी लिखा नहीं था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जिस तरह से आप अपॉइंट करते हैं वैसे ही रिमूव करेंगे। तो रिमूवल करने के लिए भी यही 3 लोग बैठेंगे, तीनों कमेटी बैठेंगी, 3 लोग कमेटी बैठेगी और वो डिसाइड करेंगे कि इनको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। नाउ ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेनर 2 साल का दिया आता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंतर्गत दिया आता है, इसको भी आप याद रखें। सीबीआई के ऊपर जो चार्जेस हैं वो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के काफी ज्यादा चार्ज लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई को एग्जेम्प्ट किया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंतर्गत आप सीबीआई से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो कहीं ना कहीं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में एक क्वेश्चनेबल सीबीआई के ऊपर लगता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट जज ने एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया था सीबीआई के बारे में, वो है केज्ड पैरट, पिंजड़े में बंधा हुआ तोता एंड इट्स मास्टर्स वॉइस। मतलब जो उनके मास्टर्स है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो जो बोलते हैं सीबीआई को वही करना पड़ता है। तो सीबीआई की जो इंटीग्रिटी है वहां पे काफी सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं बीते कुछ दिनों में। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, यू नो अबाउट दैट आइडिया कि सीबीआई की जो फंक्शनिंग है वो कितनी फेयर है। तो वीडियो में डिस्कशन में पॉइंट ये था कि सीबीआई की जो इंटीग्रिटी है, यहां पर यदि इंटीग्रिटी बनानी है, सीबीआई एक बहुत ही शानदार बॉडी है, नो डाउट इन्वेस्टिगेशन के लिए बेस्ट बॉडी है, लेकिन इस सीबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लच से अलग कर दिया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से अलग कर दिया जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि सीबीआई कैन एक्ट फेयरली। तो ये रहा डिस्कशन आज का। तो आप लोग अपने ओपिनियन नीचे जरूर दें कि आप सीबीआई के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। क्या आपको लगता है कि हाथरस केस में सीबीआई का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फेयर होगा? यदि वो फेयर होगा तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा चैप्टर साबित होगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गुजारिश है कि वीडियो आप अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि ये कैसे फंक्शनिंग काम करती है सीबीआई की। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया देन प्लीज डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट हियर। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।